2024 के चुनाव आते ही चुनावी चाणक्यों ने अपना अपना परसेप्शन बनाना चालू कर दिया है, जहां एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ कांग्रेस, साथ में ही कांग्रेस का सपा से गठबंधन राजनीतिक समीकरणों को लगातार परिवर्तित करता चला आ रहा है। चुनावी रणभेरी के होते हुए राजनीतिक सरगर्मियों के बढ़ने के कारण लगातार जनता भी राजनीतिक अपने मुद्दों को उठाती रही है। आज उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और इन 80 लोकसभा की सीटों का वजन कितना है, ये आपको प्रधानमंत्री के पद पे आसीन होने के बाद पता चल जाएगा। कानपुर लोकसभा जो लगभग 1170 वर्ग माइल पे फैला हुआ है, जिसकी आबादी कुल लगभग 55 से 56 लाख आबादी है, इसके बाद इनका राजनीतिक ध्रुवीकरण लगातार होता रहा है। 1952 के पहले आम चुनाव में जब हरिहर शास्त्री कानपुर में आसीन हुए, उसके बाद से लगातार कानपुर में एक विकास देखने को मिल रहा है। कानपुर वो जन्मभूमि है जहां पर मार्क्सवादी भी अपनी सरकार चला चुके हैं। आज कानपुर लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी आलोक मिश्रा हमारे साथ हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। राजनीति में आने का अनुभव आपका अब तक कैसा रहा? एक्चुअली मैं कई सालों से समाज सेवा में लगा हूँ और समाज के छोटे छोटे जो मुद्दे हैं लगते हैं उनको उठाता आ रहा हूँ और निरंतर सेवा कर ही रहा हूँ। तो देख ही रहा हूँ क्या हो रहा है कि जो आज से पहले भी कानपुर नगर के लिए जैसा एक सांसद चाहिए, सांसद बने, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो विकास दिख नहीं रहा है। लोगों का कहना है कि सांसद जी तो हैं लेकिन वो दिल्ली में बैठे रहते हैं, कौन देखेगा यहाँ। अब कोई युवा सांसद भी तो होना चाहिए जो दौड़ दौड़ के कानपुर की समस्याओं को देख सके। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने का फैसला आपने किन आधारों पे किया और किन बिंदुओं पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? लोकसभा का फैसला ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा ही है, जनता का है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच में है तो उन्हीं का ये फैसला है कि माननीय विधायक या सांसद जी के हम जाते हैं तो हमें पहले किसी क्षेत्रीय नेता को पकड़ना पड़ता है, उसके साथ फिर वहां जाए, उसमें भी काम नहीं होता है। तो अगर आप जैसे अगर हम लोग साथ लग जाते हैं तो निश्चय ही आपसे कुछ काम करवा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। 2019 में भाजपा लगभग 75 बिंदुओं पे चुनाव लड़ी थी। अभी 2024 आते ही कांग्रेस ने 20 बड़े वादे कर दिए, जिसमें जातिगत जनगणना भी बोली गई है, 6,000 रुपए प्रतिमाह भी बोला गया है, सरकारी फॉर्म फ्री करने को भी बोला गया है। तो जातिगत जनगणना को आप कैसे देखते हैं? वादे तो बहुत सारे किए हैं भाजपा ने भी और कांग्रेस ने भी, और वादों का लॉलीपॉप मिलता आ रहा है आम जनता को, आप देखिए जाए। लेकिन कितना खरा उतर रही है सरकार, ये भी तो देखिए। वादे तो होते आ रहे हैं लेकिन आप धरातल पे कहाँ हैं। और जातिगत समीकरण की जो बात कर रहे हैं तो ये तो मुद्दा है खींचने का, तो खींचा जा रहा है। तो आप पक्ष में है जातिगत जनगणना के या आप विपक्ष रखते हैं? मुझे ऐसा लगता है जातिगत जनगणना अभी जैसे बिहार में आप देख रहे हैं बहुत खींचातानी चल रही है, उसको देख के उत्तर प्रदेश को अगर देखेंगे तो जातिगत समीकरण सही बैठेंगे नहीं। जबकि हमारे संविधान में आर्टिकल 340 में ऐसा है कि जो शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनकी गणना कराकर एक आयोग नियुक्त किया जाए, उस आयोग से उनका एक बेहतर विकास हो पाएगा। तो फिर आखिर आपका ऐसा क्यों मानना है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए? जातिगत जनगणना आप देख तो रहे हैं, गरीबों जितने भी गरीब हैं किसका विकास हो रहा है? क्या ये झोला और अनाज देकर उनको आप क्या चाहते हैं? फ्री का लालच ये दे के फ्री का अन्न, अब उनसे बस उनको यही बनाना चाहते हैं कि फ्री का खाते रहें। यदि आप रोजगार दीजिए, उनको रोजगार दीजिए। कानपुर में 105 मलिन बस्तियां हैं, आप जाके देखिए उनका क्या विकास हुआ। सिर्फ जाति पे ही क्या चुनाव लड़ा जाएगा? विकास क्या हो रहा है कानपुर में? आप देखिए बारात शालाएं हैं, शायद 65 बारात शालाएं हैं, उन पे कब्जा है। कोई भी मध्यम वर्ग का कोई भी परिवार आज की डेट में अपने बच्चे की शादी करता है 2-2.5 लाख रुपए से नीचे गेस्ट हाउस नहीं। 65 बारातशाला होने के बावजूद भी सब कब्जे में है। मैं ये चाह रहा हूँ कि कम से कम मुझे अगर मौका मिले तो ये नगर निगम द्वारा इनको 1 रुपए में ये मौका दिया जाए कि वो 1 रुपए देकर
अपनी शादी करे बच्चों। जातिगण का ये जो राजनीति है, ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैसे सब लेके जातिगण जनगणना का असर समझ में नहीं आ रहा। आप जातिगण की जाति की बात कर रहे हैं, फिर वो तो पॉलिटिक्स अलग हो गई, जातिवाद जातिवाद। अभी ब्राह्मणवाद, जातिगण अभी एनकाउंटर हो रहे हैं तो उनमें आप देख ही रहे हैं, नाम लिया जा रहा है कि टारगेट ब्राह्मण किया जा रहा है। फिर कहीं किसी क्षत्रिय भाई का हो जा रहा है तो ये हो रहा है कि नहीं क्षत्रियों का हनन हो रहा है। तो कुछ ऐसा करें कि रोजगार और कानपुर की जो जन समस्या है उन पर देखा। आपने अपने बैनर में लिखा था कि हम देश बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, तो क्या आपका एजेंडा है कि किस तरीके से ऐसा करेंगे या क्या उसके चरण होंगे? जो हमारे मौलिक अधिकार है उनकी बात मुद्दों पे सब करते हैं, लेकिन धरातल पे कोई नहीं करता। तो मैं उन्हीं मुद्दों को पकड़ के धरातल पे काम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि चिल्लाते तो सब लोग है ना कि काम करेंगे, रोटी कपड़ा मकान सबको मिलेगा, लेकिन हकीकत क्या है? रोजगार नहीं मिलेगा तो कैसे ये करेंगे? क्या आप फ्री का अन्न देके आप इसका मुद्दा उठाएंगे? नहीं, मौलिक अधिकार तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक आते हैं। स्वतंत्रता का है, समानता का है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक आजादियां हैं। तो इनमें पहला मुद्दा आप कौन सा उठाएंगे? और क्या लगता है कि ये मुद्दे अब तक क्यों नहीं उठाए गए या उठाए गए तो किस तरीके से विकास कार्य नहीं हुआ? एक्चुअली क्या इन पे मुद्दे उठाए भी गए हैं, लेकिन जैसे कोई मुद्दा उठाता है उसपे जो ऊपर आला कमान में बैठे हुए हैं तो वो ध्रुवीकरण की राजनीति करके आपस में लड़ा भिड़ा के वो मुद्दे खत्म कर दिए जाते हैं। मुद्दे रह ही कहाँ जाते हैं, सिर्फ पेपर की हेडलाइन तक आते हैं। स्वतंत्रता का है, समानता का है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक आजादियां हैं। तो इनमें पहला मुद्दा आप कौन सा उठाएंगे? और क्या लगता है कि ये मुद्दे अब तक क्यों नहीं उठाए गए या उठाए गए तो किस तरीके से विकास कार्य नहीं हुआ? एक्चुअली क्या इन पे मुद्दे उठाए भी गए हैं, लेकिन जैसे कोई मुद्दा उठाता है उसपे जो ऊपर आला कमान में बैठे हुए हैं तो वो ध्रुवीकरण की राजनीति करके आपस में लड़ा भिड़ा के वो मुद्दे खत्म कर दिए जाते हैं। मुद्दे रह ही कहाँ जाते हैं, सिर्फ पेपर की हेडलाइन में दिखते हैं मुद्दे, धरातल पे नहीं होते वो मुद्दे। तो संविधान आपने लिखा है बचाएंगे, तो क्या लगता है कैसे बचाएंगे? हमारे जो गरीब भाई मध्यम वर्गीय परिवार है, इनको अगर इनका विकास नहीं होगा, इनके लिए अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये आज भी वैसे ही 50 साल पहले जैसे बस्तियों में रह रहे थे आज भी वैसे रह रहे हैं। इनको भी तो आगे बढ़ाना है, अगर ये नहीं बढ़ेंगे तो कैसे विकासशील होगा ये? यदि आप सांसद बनते हैं तो क्या आपके 5 साल का कार्य रहेगा, कैसे आप करेंगे? अभी हमारा मैनिफेस्टो जो है अभी मैंने जारी नहीं किया, लेकिन अभी मैं जो तैयार कर रहा हूँ अपना, वो किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होगा। मैं डेली निकल रहा हूँ जनता के बीच में, उन्हीं के मुद्दे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। मैं एक अपना जब मैनिफेस्टो जारी करूंगा आपको पता चलेगा, तब मैं ये ओपन करूंगा कि क्या क्या है, क्योंकि अभी हम लोगों के साथ अभी देख रहे हैं कानपुर में आज की जो डिमांड है कानपुर में, नगर और शहर को साउथ, कानपुर साउथ और उत्तर को जोड़ने के लिए आप देख रहे हैं एक पुल है, आवश्यकता है कि कम से कम 6 लेन होना चाहिए। जब होगा तब जनसंख्या क्या होगी, तो आज क्यों नहीं हो रहा है? पार्षद से लेकर राष्ट्रपति आपका है। भाजपा से रमेश अवस्थी, सपा और कांग्रेस के गठबंधन से आलोक मिश्रा, दोनों ब्राह्मण चेहरे हैं, आप भी ब्राह्मण हैं, तो क्या लगता है ब्राह्मण होने का कुछ फायदा आपको मिलेगा? अब ब्राह्मण होने का तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जनता मुझे सपोर्ट कर रही है, अपना समर्थन दे रही है। कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, लेकिन चमड़ा जो इसकी पहचान थी वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। आज भी कानपुर को ऐसे सांसद की जरूरत है जो वापस से इसका तमगा दे पाए। कैमरामैन अक्षय सिंह के साथ मैं आदित्य सिंह, इंडिया।